नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज बेहद ही गंभीर तरीके से हम इतिहास को समझने और पढ़ने वाले हैं। बस आपको अपने पास एक कॉपी, एक पेन या फिर कुछ पेज और एक पेन को रखना है, ताकि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लिखते जाएं। क्योंकि बात ऐसी है दोस्तों कि जब आप पढ़ाई करते हैं और आपकी जितनी ज़्यादा इंद्रियां एक्टिव होती है, आप चीज़ों को उतना ही बेहतर समझ पाते हैं। जैसे कि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं चलते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ, मतलब कि मैं अपने ही कमरे में टहलते हुए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए पढ़ रहा हूँ और आपको समझाते जा रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि मैं एक्टिव रह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो बनने वाला है वो 1-1.5 घंटे या 2 घंटे तक भी जा सकता है। अगर मैं एक जगह बैठ के वीडियो बनाऊँगा तो हो सकता है कि कहीं वो बासी आए या फिर कहीं पर मैं वीडियो से बोर हो जाऊँ और मैं अच्छे से अपनी चीज़ें आपके सामने न रख पाऊँ और आप समझ ना पाएँ। यही बात आप पर भी लागू होती है कि आप भी एक्टिव रहिए। हो सके तो टहलते हुए इस वीडियो को देखिए या फिर लिखते हुए इस वीडियो को देखते जाइए, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। दोस्तों, जो कक्षा 11वीं है उसका ये अध्याय है, 6वां अध्याय है। और इस अध्याय पर हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम 3 बदलती परंपराएं, यानी कि हम 3 वर्ग बदलती हुई संस्कृतियाँ, सांस्कृतिक परंपराएं, सांस्कृतिक टकरावों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हम यहाँ पर जो ईसाई है, यहूदी है, इस्लाम है, इनकी परंपराएं और कैसे जेरूसलम की बात करें, मक्का मदीना की बात करें, इज़राइल की बात करें, कैसे इनके धार्मिक टकराव हुए, कड़वाहट आई, उसकी हम बात करेंगे। इससे पहले हम जब इस्लामी संस्कृति की हमने बात की, तो वहाँ पर हमने जो क्रूसेड, जो धर्म युद्ध हुए थे, उनकी भी बात की थी। दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से हम शुरुआत करते हैं बदलती हुई परंपराएं। तो यहाँ पर ये सिर्फ चीज़ों को समझाने का काम करेंगे और यहाँ पर ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं है। हम चीज़ें मुख्य तौर से हम सामने आगे जाकर ही पढ़ेंगे। यहाँ पर बाइकिंग, स्कैंडियन यानी कि जो डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड है के लोग जो 8वीं-9वीं के शताब्दी के बीच में पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र में आक्रमण करने के बाद वहाँ बस गए। इनमें से अधिकांश लोग समुद्री दस्युओं और व्यापारी थे, उन्हें वाइकिंग कहा गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये देखेंगे, पहले ये वाला पहला वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम पूरी किताब पढ़ेंगे तो बहुत आगे पहुँच जाएंगे। और इसके बावजूद भी आपसे ये सिफारिश है कि भले ही हम यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप किताबें खरीदिए या फिर प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे एनसीईआरटी के। उन ऐप्स के ज़रिए आप एनसीईआरटी को पढ़िए, ताकि आपका बेस जो है वो क्लियर हो सके। हमने देखा कि 9वीं शताब्दी तक कैसे एशिया और यूरोप के अधिकांश भागों में विशाल साम्राज्यों का विकास और विस्तार हुआ। इन साम्राज्यों में से कुछ यायावरों के थे। यायावर यानी कि जो कबीले होते हैं ना, आक्रांता। यायावर का अर्थ भी बहुत अलग अलग टाइप से लिया गया था, लेकिन हम सामान्य तौर पर लेते जो घुमक्कड़ जीवन टाइप के रहते हैं, यायावर टाइप का जीवन बिताते हैं कबीले वाले लोग। कुछ विकसित शहरों और उन शहरों के व्यापारी तंत्रों पर आधारित थे: मकदूनिया, रोम, अरब साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य और उनमें पूर्व आने वाले साम्राज्यों जैसे मिस्र, असीरिया, चीनी और मौर्य साम्राज्य। में यह अंतर था कि यहाँ दिए गए पहले 4 साम्राज्य विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए थे और महाद्वीपीय एवं परा-महाद्वीपीय स्वरूप के थे। जो कुछ उनमें विभिन्न सांस्कृतिक टकरावों की भूमिका निर्णायक थी। साम्राज्यों का उदय प्रायः अचानक होता था, परंतु वे हमेशा उन बदलावों के परिणाम थे जो साम्राज्य निर्माण की दिशा में लंबे समय से उन मूल क्षेत्रों में निहित थे, जहाँ से ये साम्राज्य फैलने लगे। यानी कि जब बड़े बड़े विशाल साम्राज्यों का निर्माण हुआ, तो स्वाभाविक था उनकी धार्मिक और उनकी सांस्कृतिक टकराहट का भी होना। दोस्तों, वाणिज्य विस्तार के ये अवसर जीवन के
जैसे कि हम देखते हैं कि जो धर्म युद्ध हुआ था उसके दौरान भूमध्य सागर के पार के जो स्थान थे वहाँ संबंध मौजूद हुए लोगों में, और यूरोप के आंतरिक व्यापार में सुधार हमें जो मेले और बाल्टिक समुद्र तथा उत्तरी सागर के बंदरगाहों पर केंद्रित था, वहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा उसे प्रेरित किया गया। यहाँ पर आप जो एक चित्र देख रहे हैं क्षमा क्षमा ये दक्षिणी फ्रांस नगर एविगोन 14वीं शताब्दी में पोप का महल है भी। ये देखो कितना शानदार तरीके से भाई साहब रहते थे। वाणिज्य विस्तार के अवसर जीवन के मूल्य के प्रति बदलते हुए रवैये से मेल खाते थे। इस्लामी कला और साहित्य में मानव और अन्य प्राणियों के प्रति प्रचुरता दिखाई पड़ने वाला सम्मान, और बाइजेंटाइन के व्यापार द्वारा यूरोप में आने वाली यूनानी कला और विचारों ने यूरोप को संसार देखने का एक नया नज़रिया प्रदान किया। 14वीं सदी से, जिसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है, विशेष रूप से उत्तरी इटली के नगरों में रईस लोग मृत्यु उपरांत जीवन की अपेक्षा इस जीवन में अधिक वास्ता रखने लगे। मूर्तिकार, चित्रकार और लेखक मानव और संसार की खोज में अधिक दिलचस्पी लेने लगे। यहाँ पर 15वीं शताब्दी में आप डोगे का महल देख सकते हैं, और ये वेनिस में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की अब विचारों में उद्भव होने लगा था। अब लोग अपने विचारों को बढ़ावा दे रहे थे और अब खुले विचारों के होने लगे थे। दोस्तों, इसको पढ़ते ही वाला पैराग्राफ थोड़ा सा अलग लग रहा है। 15वीं सदी के अंत तक इस तरह की परिस्थितियों ने यात्रा और खोजों को आधारभूत ढंग से बढ़ावा दिया। कई खोजें यात्राएं शुरू हुई। स्पेनवासी और पुर्तगाली जो उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे, पश्चिमी अफ्रीका के तट पर और दक्षिण में जाने लगे। इस तरह उत्तर महासागरीय यानी कि केप ऑफ गुड होप, गुड ऑफ क्या है दोस्तों, तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके नीचे का जो सबसे नीचे का स्थल बिंदु है वो केप ऑफ गुड होप कहलाता है, और वहाँ से होते हुए ये भारत पहुँचे, जो यूरोप में मसालों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रसिद्ध था। कोलंबस ने भारत के लिए पश्चिम मार्ग खोजने का प्रयास किया और 1492 में एक द्वीप जा पहुंचा जिसे यूरोप वासियों ने वेस्ट इंडीज कहा। दूसरे खोजकर्ताओं ने आर्कटिक की ओर से भारत और चीन के लिए उत्तरी मार्ग खोजने का प्रयास किया। इस तरह से बहुत सारी खोजें हमें देखने को मिलती है। यूरोप के यात्रियों और अपनी यात्रा के दौरान भांति भांति के लोग मिले। कुछ हद तक वे उनसे सीखने के इच्छुक थे। पोप और कैथोलिक चर्च के भूगोलवेत्ता एवं पर्यटक हसन अल-बजान यूरोप में लियो अफ्रीकनास के नाम से विदित के कामों को प्रोत्साहित किया। इस भूगोलवेत्ता ने पोप लियो 10 के लिए 16वीं सदी के पूर्वार्ध में अफ्रीका का भूगोल पहली बार लिखा। जेसुइट चर्च, इसके बाद कहाँ पहुँचे थे हम भैया जेसुइट चर्च के सदस्यों ने 16वीं सदी में जापान के बारे में जाना और इसके बारे में लिखा। 17वीं सदी के में एक अंग्रेज व्यक्ति बिल एडम जापानी शोगुन तोकुगावा इयास का मित्र एवं सलाहकार बन गया। अमेरिका पहुंचने पर यूरोपीय लोगों का वहाँ के मूल निवासियों से संपर्क हुआ। हसन अल-बजान की तरह इन लोगों ने यूरोपीय लोगों की में दिलचस्पी ली और कभी कभी उनके लिए काम भी किया। उदाहरण के लिए एग्जैक्टिक एक महिला ने जो बाद में डोना मेरीना के नाम से जानी गई, मैक्सिको के स्पेनी विजेता कोर्टेस से दोस्ती की और उसके लिए द्विभाषीय का काम किया और उसके लिए कई तरह के प्रबंध भी करवाए। इस तरह के हम ये देखते हैं कि अब जो बड़े बड़े साम्राज्यों के विघटन के बाद क्या हो रहा था कि पुनर्जागरण हुआ और दुनिया अब एक दूसरे को जानना चाहती थी। जैसे कि हम ये देखते हैं कि 1498 में वास्को ड गामा कोझिकोड यानी कि कालीकट पहुंचता है और अपने भारत की खोज का काम को पूरा करता है। दोस्तों, इसके बाद में हम कालक्रम 3 की बात करें। लगभग 1300 से 1700
का जो कालक्रम है उसके विषय में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक नाव का जो ढांचा वो बनाया गया है। सॉरी मित्रों, अरे यार भाई साहब, ये तो सत्यानाश कर रही है अपना। देखो, हम यहाँ पर अब देखते हैं कि समय काल के दौरान किन महाद्वीपों में क्या क्या घटित हो रहा था। मुख्य तौर से 3 कॉलम से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला तो होगा भैया अफ्रीका और यूरोप का। दूसरा एशिया और दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया का मतलब भारतीय प्रायद्वीप, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और तीसरा वाला जो होगा वो होगा दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का, और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र यानी कि ऑस्ट्रेलिया का। तो आइए हम यहाँ पर से अफ्रीका और यूरोप के में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी ये समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन घटनाओं के आधार पर इतिहास को समझने में बहुत आसानी होती है। इसलिए बहुत ध्यान से देखना और कोशिश करना कि ऐसे डायग्राम आप बना लो। रटने ये ऐसा नहीं कि आपको चीज़ें याद ही रहनी चाहिए, लेकिन अगर इन चीज़ों की समझ है तो आप इतिहास को अच्छे से पढ़ पाएंगे। देखो, 1300 से 1325 के दौरान अफ्रीका में तो कुछ नहीं हो रहा था, हालेलुया कर रहे थे। यूरोप में क्या हो रहा था, स्पेन के अल्ब्रह्मा और ग्रेनाडा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 1325 से 1350 के दौरान जब अफ्रीका वाले हालेलुया करके थक गए तो उन्हें पता लगा कि वो बीमार हो गए। प्लेग फैल गया मिस्र में 1348 से 55 के दौरान। और ये बेचारा मासूम सा चूहा आपको दिख रहा है ना, ये भैया उस समय बड़ा डेंजर आदमी था। क्या होता है कि जब चूहे जो रहते हैं ना, इन्हें कोई वायरस हो जाता है, बीमारी फैल जाती है, फिर ये लोगों को फैला देते हैं और उन्हें प्लेग हो जाता है। यूरोप में क्या हो रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 7 वर्षीय युद्ध 1337 से 1453। संपूर्ण यूरोप में ब्लैक डेथ यानी कि एक प्रकार का प्लेग का प्रकोप, यानी कि अफ्रीका और यूरोप दोनों ही प्लेग वायरस से अपने आप को परेशान रखे हुए थे। 1350 से 75 के दौरान इब्न बतूता द्वारा सहारा की खोज होती है और यूरोप में फ्रांस के किसानों ने ऊंचे करों का विरोध किया। 1358 में 1375 से 1400 के दौरान अफ्रीका वाले प्लेग से निकले ही थे, तो वो बेचारे 1375 से 1425 के दौरान कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ब्रिटेन वाले क्या कर रहे थे, वो ब्रिटेन के किसानों का यहाँ पर विद्रोह हो रहा था। 1381 में जॉफरी चौसर ने दी कैंटरबरी टेल्स की रचना की, जो कि अंग्रेजी भाषा की प्राचीनतम कृति है। और जो जॉफरी चौसर है, इन्हें अंग्रेजी कविता के पिता के नाम से भी जाना जाता है। और 1400 से 1425 के दौरान इधर कुछ भी नहीं हो रहा था भैया, दोनों ही महाद्वीप शांत बैठे थे। अफ्रीका वाले प्लेग जमा के बैठे थे और यूरोप वाले तो जेफरी चौसर की कविताएं सुन के ही मगन थे। 1425 से 50 के दौरान अफ्रीका में पुर्तगालियों ने दास व्यापार 1442 को प्रारंभ किया। यानी कि सोचिए 1442 से ये दासों का व्यापार करते करते ये 19वीं शताब्दी तक इन्होंने यहाँ के लोगों का खून चूसा। यूरोप वाले अभी भी चौसर की कविताएं सुन रहे थे। 1450 से 75 तक पश्चिमी अफ्रीका के में सोंघई साम्राज्य की स्थापना, जिसका उद्देश्य सहारा के पार व्यापार का जाल बिछाना था। पुर्तगालियों का अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती यानी कि 1471 के बाद के क्षेत्रों में आक्रमण और वहां बस्तियों की स्थापना ही करते हैं। यूरोप में पहली मुद्रित पुस्तक का निर्माण इटली के लियोनार्दो दा विंसी पहली पुस्तक का निर्माण कौन करता है, गुटेनबर्ग करता है, क्योंकि वो छापे खाने का आविष्कार कर लेता है। साथ ही लियोनार्दो दा विंसी का दौर भी यहाँ पर था, 1452 से 1519। और ये महान चित्रकार, वास्तुविद, अन्वेषक थे और इन्होंने बहुत सारी, सबसे प्रसिद्ध तो इनकी मोनालिसा नाम की जो चित्र है वो इन्होंने बनाया है। 1475 से 1500 ईस्वी के दौरान पुर्तगालियों ने बोकांजो राजा को ईसाई बनाया और यूरोप में इंग्लैंड में 1485 में ट्यूडर वंश की स्थापना होती है। 1525 के दौरान अफ्रीकी गुलामों को अमेरिका में गन्ने की खेती के लिए ले जाया गया। 1510 में ऑटोमन तुर्क ने मिस्र पर विजय प्राप्त की 1517 में। और यूरोप की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में
उपजी कॉफ़ी को यूरोप में पहली बार तंबाकू, चॉकलेट, टमाटर और तुर्की का भी पहली बार प्रयोग किया गया। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च में 1517 में सुधार कार्य करवाए। दोस्तों 1525 से लेकर, ये कौन सी मूर्ति है भाई, यहाँ कहीं डॉट लिखा है क्या? नहीं, ये मतलब नीचे आएगी मूर्ति। 1525 से 1550, 1550 से 75, 1575 से 1600, मतलब कि इतने सालों तक अफ्रीकावासी खामोश रहे। यानी कि इतिहास की घटनाएं घटित हुई, ऐसा नहीं है। जहाँ ब्लैंक है उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कोई बड़ी घटना नहीं हुई कि अपने इस कॉलम में आने लायक की उनकी औकात बन पाए। दोस्तों यहाँ पर 1525 से 50 की बात करें तो कोपरनिकस ने सौर परिवार सिद्धांत को प्रस्तुत किया 1543 में। कोपरनिकस की कहानी ये है कि चार्ल्स कहता था कि भैया पृथ्वी में इतने ज़्यादा पाप हैं कि ये स्थिर है, और जो हमारा जो ग्रह है अन्य वो इसके चक्कर काट रहे हैं। कोपरनिकस ने ये बात पता कर ली थी कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उस समय चर्च इतने ज़्यादा क्रूर था कि वो कह नहीं पाए। जब कोपरनिकस मरने लगे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि भैया अब छपवा देना। बाद में गैलीलियो जैसे लोगों ने जब दूरबीन का आविष्कार किया तो पता लगा कोपरनिकस सही थे और चर्च गलत था। 1550 से 75 विलियम शेक्सपियर, 1564 से 1616 इंग्लैंड के नाटककार, इनका दौर रहा। विलियम शेक्सपियर रोमियो जूलियट जैसे जो कृतियाँ हैं उनके लिए इन्हें जाना जाता है। 1575 से 1600 के दौरान यूरोप में जज रियास जेनसेन ने माइक्रोस्कोप की खोज की 1590 के दशक में। दोस्तों फिर से हम ऊपर पहुंच गए यार है। 1600 से 1625 के दौरान अफ्रीका में नाइजीरिया का ओयू राज्य अपने चरम शिखर पर था। यहाँ धातु कर्म के अनेक केंद्र थे, और यूरोप में प्रथम उपन्यास डॉन क्विक्सोट को स्पेनी भाषा में 1605 में लिखा गया। 1625 से 1650 के दौरान यूरोप में विलियम हार्वे ने यह दिखाया कि रक्त हृदय से पंप होकर शरीर में जाता है। 1628 में 1650 से 75 के दौरान पुर्तगालियों ने कॉन्गो राज्य को नष्ट कर दिया। 1662 में लुई चौदहवां फ्रांस का शासक बना। 1638 से 1772 के दौरान 1675 से 1700 के दौरान आधुनिकीकरण पीटर महान 1682 से 1725 ने रूस का आधुनिकीकरण ये किया। पीटर महान यहाँ का जार बनता है। तो यहाँ पर हम किस समय काल की बात कर रहे हैं, तो हम समय काल 1300 से 1700 की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो सभी महाद्वीप हैं वहाँ पर इस दौर की बात करेंगे। एशिया और दक्षिण एशिया की बात करें तो 1300 से 1325 के दौरान तो भैया ये पता नहीं कहाँ पतंग उड़ा रहे थे। 1325 से 1350 के दौरान पूर्वी एशिया और ये चीन वगैरह वाले लोग तो अपने इलाज कर रहे थे। दक्षिण एशिया में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, और इससे पहले भी जैसे हम 1325 की बात करें तो इस समय पर दिल्ली सल्तनत चल रही थी। लेकिन हम महत्वपूर्ण जो एक बिंदु है उसकी हम बात करेंगे, जो जहाँ पर से बहुत लंबी चीज़ों की शुरुआत होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसी घटना के दौरान घटित हो रही थी, लेकिन इस कॉलम में बहुत कम चीज़ों को दिया गया है। इस बात का भी ध्यान रखना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का नाम के दो भाई लोग करते हैं, और संगम वंश की वो स्थापना करते हैं। फिर सालुक तुलुक अरविडू जैसे और 4 वंश और होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप यहाँ देख रहे हैं चित्र, ये विजयनगर साम्राज्य का आप समझ सकते हैं। 1350 से 75 चीन में मिंग राजवंश 1368 से होता है, और फिर मिंग राजवंश वाले परेशान करके रखते हैं 1375 से 1350 तक, क्योंकि इस दौरान कुछ नहीं होता। एशिया, नॉर्मल एशिया की बात करें ना तो यहाँ पर ये जो पश्चिमी एशिया है, मध्य एशिया है, और जो चीन है उसकी बात हो रही। दक्षिणी एशिया में हमारी बात हो रही है। दोस्तों 1400 से 1425 के दौरान क्षेत्रीय सुल्तानों का विलय होता है भारत में। 1450 से 1475 के दौरान ऑटोमन तुर्क का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार 1453 में होता है।
1475 से 1500 के दौरान वास्को ड गामा भारत आता है 1498 में। 1500 से 1525 पुर्तगालियों का चीन में प्रवेश, इनका विरोध और इन्हें मकाबू की ओर खदेड़ दिया जाता है 1522 में। 1525 से 1550 के दौरान बाबर ने उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 द्वारा। 1550 से 1575 के दौरान अकबर 1556 से 1605 ने मुगल शासन को संगठित करने का काम किया। 1575 से 1600 ईस्वी के दौरान प्रथम काबुकी नाटक जापान में प्रस्तुत किया गया। 1586 फारस के शाह अब्बास 1587 से 1629 ने यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण प्रणाली लागू किया। 1600 से 1625 के दौरान जापान में तोकुगावा सोनुगेट की स्थापना 1603 में होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1600 में होती है। 1625 से 1650 के दौरान डच लोगों को छोड़कर समस्त यूरोपीय व्यापारियों को जापान से व्यापार करने पर रोक लगाई गई। 1637 में चीन में मंचू शासन 1664 से आगे 300 वर्षों तक ये रहता है। 1664 से यूरोप में चीन की चाय और रेशम की मांग की बढ़ोतरी हो जाती है। ताजमहल बनता भी है अपने भारत में 1632 से 53 के दौरान, लगभग 20 वर्ष इसको बनने में लगते हैं। इसके बाद तो यूरोप वाले वो पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया वाले 1650 से 1700 के दौरान ताजमहल में ही नाचते रहते हैं, कोई बड़ी घटना नहीं होती इधर। दोस्तों यहाँ पर अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय द्वीप की बात कर लेते हैं। जब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों आ रहे हैं, ठीक है। 1300 से 1325 के दौरान टेनोक्टिलान मैक्सिको की एज़टेक राजधानी 1325 यहाँ भवनों, मंदिरों, सिंचाई प्रणालियों तथा लेखा की बुक के लिए विख्यात था, लेखा प्रणाली की बुक के लिए। 1325 से लेकर 1450 के दौरान कुछ नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया वालों से तो 1500 ईस्वी तक भी कुछ नहीं बना। दोस्तों 1450 से 1475 के दौरान इंका लोगों ने पेरू पर अधिकार कर लिया। 1475 से 1500 के दौरान कोलंबस वेस्ट इंडीज पहुंचता है 1492 में। 1500 से 1525 के दौरान मैक्सिको पर स्पेन की विजय होती है 1521 में। अब ऑस्ट्रेलिया वालों की नींद खुलती है और यहाँ पर स्पेनी नौचालक मैगलन प्रशांत महासागर 1519 में पहुँचता है। 1525 से 50 के दौरान फ्रांसीसी अन्वेषक कनाडा पहुँचते हैं 1534 में। 1550 से 1575 स्पेन की पेरू विजय 1572 में होती है। यहाँ पर थोड़ा सा लपड़ टाइप लगता होगा, लेकिन चीज़ें सिर्फ ध्यान से सुनते जाओ और जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे या जो भी अच्छा लगे वो लिखते जाओ। ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें उतारनी है। वीडियो को 2 से 3 बार देखना, जब भी देखो नोट्स बनाने की कोशिश करना। बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान भी हो जाएगी, कवर भी हो जाएगी। आप ये सोचो कि सिर्फ एक ही बार किसी भी चीज़ को पढ़ें और आपको ऐसी याद हो जाए कि जब आप मरने लगे तो आपके पोतों को भी आप वो लेसन सुना के मरे, तो ये ऐसा नहीं होगा। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे, वरना स्किप करना पड़ेगा फिर तो। 1575 से 1600 के दौरान डच नाविक अनायासी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। अनायासी मतलब ऐसे ही, कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही पहुंच गए। 1600 से 1625 के दौरान इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका 1607 में अपनी प्रारंभिक कॉलोनियाँ बनाई। सबसे उत्तरी अमेरिका बोले तो आज का यूएसए, जहाँ पर आजकल डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए। सबसे पहले गुलामों को पश्चिमी अफ्रीका से वर्जीनिया 1619 लाए गए। और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की बात करें तो स्पेनी नाविक लहीटी 1606 में पहुंचे। दोस्तों 1625 से 50 के दौरान डच लोगों ने न्यू आम्स्टर्डम की खोज की, जिसे आजकल न्यूयॉर्क कहते हैं। 1626 में इसकी खोज इन्होंने की। मैसाचुसेट्स में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1635 में हो जाती है। और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डच नाविक अवेल तस्मान ने अनजाने में ऑस्ट्रेलिया की परिक्रमा की। इसके बाद वह बान डिमोन की भूमि में उतरा, जिसके बाद से
इसे तस्मानिया नाम दिया गया और वह न्यूजीलैंड भी पहुंचा और उसने उसे विशाल क्षेत्र का भाग समझा। 1650 से 1675 के दौरान वेस्ट इंडीज 1654 में पहली बार गन्ने की खेती की गई। 1675 से 1700 के दौरान मिसिसिपी घाटी, ये मिसिसिपी नदी जो है ये आपको उत्तर अमेरिका में देखने को मिल जाएगी दोस्तों, खासतौर पर यूएसए में। दोस्तों, मिसिसिपी घाटी में फ्रांसीसियों ने उपनिवेशों स्थापित किए और इसका नामकरण सम्राट लुई 14वें के नाम पर लुइसियाना रखा गया 1682 में। तो दोस्तों यहाँ पर पेंटिंग, यहाँ पर ये आगे पेंटिंग दिखाई गई है। ये पेंटिंग के विषय में नीचे लिखा है कि पेंटिंग आदि का प्रयोग करते थे तिथि बताने के लिए दूसरे साधनों का, यानी कि यहाँ पर ये पेंटिंग है और ये तिथि बताने के लिए की गई है। दोस्तों अब यहाँ पर से इतनी देर से 25:43 होगा और अब यहाँ से अध्याय शुरू हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये फिर से तो शुरू नहीं हो गया, नहीं, पृष्ठभूमि बनाने में इन्होंने हमारी जान निकाल दी भाई साहब, हमारी आपकी सबकी जान निकल गई, पृष्ठभूमि बनाने में जान निकल गई। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं, है ना। 3 वर्ग की बात करते हैं, साले यहीं से पढ़ते 3 वर्ग। 3 वर्ग जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है, से हमारा अभिप्राय 3 सामाजिक श्रेणियों से है: ईसाई, पादरी, भूमिधारक, अभिजात और कृषक। इन तीनों वर्गों के बीच बदलते संबंध कई सदियों तक यूरोप के इतिहास को गढ़ने वाले महत्वपूर्ण कारक रहे। मैं वहाँ पर ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन बता रहा था, इस्लाम बता रहा था, और यहाँ पर 3 वर्ग तो कुछ और ही निकले, भूल गया था भैया। 3 वर्ग ये हैं: ईसाई, पादरी, भूमिधारक, अभिजात वर्ग। अभिजात का मतलब होता है वे कुलीन और सामंत वर्ग होते हैं ना। ईसाई, पादरी यानी कि धार्मिक रूप से जो चर्च के प्रमुख होते हैं, जैसे अपने इधर पुरोहित, पंडित, पंडा वगैरह होते हैं। भूमिधारक मतलब कि मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय किसान, है ना। पिछले 100 वर्षों में यूरोपीय इतिहासकारों ने विविध क्षेत्रों के इतिहासों, यहाँ तक कि प्रत्येक गांव के इतिहास पर विस्तृत कार्य किया है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भूस्वामित्व के विवरणों, मूल्यों और कानूनों, मुकदमों जैसे बहुत सारी सामग्री दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध थी। उदाहरण के लिए चर्चों से मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों की मदद से ही परिवारों और जनसंख्या की संरचना को समझा जा सका। चर्चों से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं के बारे में सूचना दी और गीत कहानियों द्वारा हमें त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों के बारे में बोध हुआ। इन सभी का उपयोग इतिहासकार द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, दीर्घकालीन जैसे जनसंख्या में वृद्धि अथवा अल्पकालीन जैसे कृषक विद्रोह परिवर्तनों को समझने में किया जा सकता है। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में एक फ्रांस के मार्क ब्लॉक थे। मार्क ब्लॉक 1886 से 1944 इनका जीवन काल रहा। फ्रांस के विद्वानों ने उस वर्ग से थे जिनका यह तर्क था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। उन्होंने भूगोल के महत्व द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया, जिससे कि लोगों के समूह का व्यापार और रुख समझा जा सके। ब्लॉक का सामंती यूरोपियों विशेषकर 900 से 1300 के मध्य फ्रांसीसी समाज के सामाजिक संबंधों और श्रेणियों, भूमि प्रबंधन और उस काल की जनसंस्कृति असाधारण विवरण देती है। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के कारण उनके द्वारा किए जा रहे शोध व अध्यापन कार्य पर अचानक ही विराम लग गया। मतलब कि नाजियों ने इनकी गोली से मारकर हत्या कर दी। मध्यकालीन युग की हम बात करते हैं तो मध्यकालीन युग क्या है? इस 5वीं और 15वीं शताब्दी और सदी के मध्य यूरोपीय इतिहास को यह इंगित करता है। भारत के विषय में इसका अलग रुख है ना। दोस्तों यहाँ पर सामंतवाद का परिचय करते हैं, क्योंकि हम 3 स्तंभों की बात कर रहे हैं: चर्च, कुलीन वर्ग और सामान्य कृषक। तो जो कुलीन है उनमें जो अभिजात वर्ग है
उनमें ये सामंतवाद तो आएगा ही। तो चलिए सामंतवाद को निपटाते हैं। इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद यानी कि फ्यूडलिज्म शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधि व राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है। यह जर्मन शब्द देख लीजिए यह जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ एक भूमि का टुकड़ा, और यह ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिण इटली में भी विकसित हुआ। दोस्तों यहाँ पर मैं बैठकर अब पढ़ने लग रहा हूँ, चलते चलते मैं थक गया हूँ थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो आप चाहें तो यहाँ पर रोक के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। मैं तो यहाँ पर लगातार बोल रहा हूँ, अभी रोका नहीं हूँ। हालांकि मैं रोक लेता हूँ, आधा एक घंटे का अगर वीडियो हो जाता है ना तो मैं रोक लेता हूँ, क्योंकि एनर्जी को वापस लाना रहता है, गला भी बढ़ जाता है और दिमाग को भी स्थिर करना रहता है, वरना नींद आने लगती है ना। तो थोड़ा सा आप भी रिलैक्स, पानी आनी पी लो थोड़ा सा, और उसके बाद फिर वीडियो को देखो। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंत यानी कि लॉर्ड और कृषक यानी कि पीसेंट यानी कि संबंधों पर आधारित है। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी कार्य करते थे। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। दोस्तों यद्यपि इनकी जड़ें साम्राज्य में विद्वान प्रथाओं और फ्रांस के राजा सॉलमैन 742 से 814 इसका समय था, इसके काल में पाई गई, तथापि ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी से 1 सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। फ्रांस और इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो गॉल यानी कि जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था में 2 विस्तृत तटरेखाएं, पर्वतीय श्रेणियां, लंबी नदियां, वन और कृषि के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान थे। जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया, यानी कि गॉल प्रांत ही वर्तमान का फ्रांस है। हाँ, कितना अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला रे बाबा। 6ठी सदी से यह प्रदेश फ्रैंकिश अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था। फ्रांसीसियों ने चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे, जो पॉप द्वारा राजा सॉलमैन की समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर और अधिक मजबूत हो गए। कुस्तुनतुनिया में रहने वाले पूर्वी चर्च के प्रधान के भी वाइजेंटियम के सम्राट के साथ समान संबंध थे। दोस्तों एक संकरे जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नॉर्मंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया। फ्रांस के प्रारंभिक इतिहास की बात करते हैं। 481 ईस्वी क्लोविस फ्रैंक लोगों का राजा बना। 486 ईस्वी क्लोविक और फ्रैंक ने उत्तरी गॉल पर विजय अभियान प्रारंभ किया। 496 ईस्वी में क्लोविस और फ्रैंक लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने। 714 ईस्वी में चार्ल्स मार्टल राजमहल का मेयर बना। 751 में मार्टल का पुत्र पेपिन फ्रैंक लोगों के शासक को अपदस्थ करके शासक बना और उसने एक अलग वंश की स्थापना की। विजयी अभियानों ने राज्य का आकार दुगना कर दिया। 786 ईस्वी में पेपिन का स्थान उसके पुत्र सॉलमैन या फिर चार्ल्स महान द्वारा लिया गया, जिसकी कहानी हमने अभी ऊपर पढ़ी थी। सॉलमैन की कहानी भैया बहुत। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो 800 ईस्वी में पोप लियो तृतीय ने सॉलमैन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया गया। 840 से नॉर्वे के वाइकिंग लोगों के हमले शुरू हो जाते हैं। 3 वर्गी की अब हम यहाँ पर से शुरुआत कर रहे हैं। साले यहाँ 13 पेज हो चुके हैं और 3 वर्ग अब जाके आ रहे हैं। फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक का सदस्य होता है। एक बिशप ने कहा था, यह वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। इस तरह समाज में 3 वर्ग बन जाते हैं, पादरी, अभिजात और
कृषक वर्ग। पहला वर्ग दोस्तों जो वर्ग था सामंतों राजाओं का, सामंतों का, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर 12वीं सदी में बिगेन के आवेश हिल्डेगार्ड ने लिखा, कौन चरवाहा अपने समस्त पशुओं गाय गधों भेड़ बकरुओं में कोई अंतर किए बिना एक अस्तबल में रखने की सोचेगा। इसलिए मनुष्यों में भी अंतर स्थापित करना आवश्यक है, जिससे वे एक दूसरे को तबाह न करे। ईश्वर ने अपने रेवड़ में अंतर रखता है, चाहे स्वर्ग पर अथवा पृथ्वी पर, उसके द्वारा सबको प्यार मिलता है, परंतु उनमें कोई समानता नहीं है। दोस्तों दूसरे वर्ग की यहाँ पर बात करते हैं। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में तथा अभिजात को दूसरे वर्ग में रखा, परंतु वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अरे भैया, ऐसी भूमिका पर उनके नियंत्रण के कारण था। यह बैचलेस नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ। फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था, जिसे बैचलेस कहते हैं और यह प्रथा जर्मन मूल के लोगों, जिनमें से फ्रैंक लोग भी एक थे, में समान रूप से विद्यमान थी। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी शाब्दिक अर्थ में सीनियर मान लेना। वे आपस में वचनबद्ध होते थे। सेनियोर लॉर्ड, इसे लॉर्ड भी कहते थे। लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला था जिसका अर्थ था रोटी देने वाला। दास की रक्षा करता था और बदले में उसके प्रति निष्ठावान रहता था। इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाजों और शपथों का विनिमय शामिल था, जो कि चर्च बाइबल की शपथ लेकर की जाती थी। इस समारोह में दास, यार ये इतनी खूबसूरत लड़की को लेके कहाँ जा रही है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा इधर क्या हो रहा है। फ्रांसीसी अभिजात शिकार पर जाते 15वीं सदी में पेंटिंग। अरे शिकार पर जा रहा है भाई साहब, बताओ। अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी, उनका अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, जो सामंती सेना फ्यूडलिज्म कहलाती थी। वे अपनी स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे। वे विस्तृत क्षेत्र के स्वामी थे, जिससे उनके घर, उनके निजी खेत, जोत व चारागाह और उनके असामी कृषकों के घर और खेत होते थे। उनका घर मैनर कहलाता था। उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी, जिनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना पड़ता था और साथ ही साथ अपने खेतों पर भी काम करना पड़ता था। अब यहाँ पर ये लिख लेना कि उनके घर को मैनर कहते थे। ऐसी चीज़ें कई बार सही जोड़ी में पूछ ली जाती कि उनके घर को क्या कहते थे, उनकी गर्लफ्रेंड को क्या कहते थे उनके घोड़े कुत्ते बिल्ली को क्या कहते थे, बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते भैया। आबे शब्द जो सीरिया के आब से लिया गया है, जिसका अर्थ पिता है, एबी एबट या एबिस से संचालित है। दोस्तों इसके बाद हम मैनर में की जागीर की हम बात करते हैं। मैनर की जागीर की बात करते हैं। जो सामंत थे उनके घर को मैनर कहते थे, तो उनकी जागीर की हम यहाँ पर बात करते हैं। लॉर्ड का अपना मैनर यानी कि भवन होता था। वह गांवों पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड अनेक गांवों के मालिक थे। किसी छोटे मैनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। प्रतिदिन के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार और बढ़ई लॉर्ड के औजारों की देखभाल और हथियारों की मरम्मत करते थे, जबकि
राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करते थे। औरतें वस्त्र काटती और एवं बुनती थी और बच्चे लॉर्ड की मदिरा संपीड़न में कार्य करते थे। जागीरों में विस्तृत अरण्य भूमि और वन होते थे जहाँ लॉर्ड शिकार करते थे। उनके यहाँ चारागाह होते थे जहाँ उनके पशु और घोड़े चरते थे। वहाँ एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग यानी कि किला होता था। यहाँ पर आप चित्र देख लो। ये मेरर भवन यहाँ लिखा ना, मतलब कि यहाँ पर लॉर्ड यानी कि जो सामंत है उनका घर है। उनके घर के ही पास में गिरजाघर है। थोड़े से आगे में ये आ गया इधर भैया बसंत, ये क्या लिखा भाई साहब, बसंत में बीज बोना इन खेतों में होता था। खेत है मतलब इधर घास के मैदान, इधर ये सड़क गई है इनके घर के सामने से। ये इधर दलदल है, भूमि है, चारा कहाँ है, सार्वजनिक चारा कहाँ है। ये इधर जंगल है, लॉर्ड इधर शिकार खेलने आते थे। इस तरह से आप देख सकते हैं। वे नाइट परिवार में निवास स्थान 13वीं सदी से कुछ दुर्गों को बड़ा बनाया जाने लगा जिससे भी नाइट परिवार का स्थान बन सके। तो अब यहाँ पर नाइट परिवार क्या होते थे या नाइट क्या होते थे वो देखते हैं। उससे पहले ये 13वीं सदी में गाई जाने वाली फ्रांसीसी कविता डून दे म्यांस जो नाइटों के साहस को याद दिलाती है, इनकी सटकानी खोपड़ी से निकली उपज को देखते हैं। अगर मेरे प्यारे लॉर्ड को काट दिया जाता है मैं बहुत खुश होऊंगा पर नहीं बोल सकता। उसकी तकदीर का मैं भागीदार बनूंगा। अगर वह लटका दिया जाता है तब मुझे भी उसके साथ लटका दें। अगर उसे अग्निदंड दिया जाता है तो मैं भी उसके साथ जल जाऊंगा, और अगर उसे डूबा दिया जाता है तो मैं भी उसके साथ डूब जाऊंगा। यो यो पता नहीं कि यहाँ पर मन में तो ये चल रहा होगा कि अगर वो डूबा तो मैं उसको डुबाऊंगा, उसके साथ नहीं डूबूंगा। नाइट की बात करें तो 9वीं सदी में यूरोप के स्थानीय युद्ध प्रायः होते थे। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे। वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध था। लॉर्ड ने नाइटों को भूमि का एक भाग जिसे फीफ कहा गया दिया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। फीफ को उत्तराधिकारी में पाया जा सकता था। यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे अधिक में फैली हुई हो सकती थी, जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचक्की और मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त उसके व उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था शामिल थी। सामंती मैनर की तरह फीफ की भूमि को कृषक जोतते थे, बदले नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था। कह सकते हैं कि राजा के अंतर्गत तो हो गए बड़े जमींदार जिन्हें हम कहते हैं मैनर, और उनके मतलब उनके घर को कहते हैं मैनर, और उनके नीचे जो हो गए वो कहलाए नाइट, और ये भी एक प्रकार से इनके क्या थे, सामंत थे। प्रथम वर्ग, अब प्रथम वर्ग में आ जाते हैं, पादरी वर्ग में आ जाते हैं दोस्तों। कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। राजा द्वारा दी गई भूमियाँ थी जिनसे वे कर उगा सकते थे, इसलिए यह एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। और कई बार तो ये राजा को खा जाते थे, मतलब राजा को बदल देते थे। चर्च इतना ज़्यादा शक्तिशाली था, राजा भी इनके खिलाफ नहीं जा सकता था। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था जो प्रथम वर्ग के थे, और अधिकतर गांवों में अपने चर्च हुआ करते थे जहां पर प्रत्येक रविवार लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। अब यहाँ पर पादरी के विषय में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में वे सब अभिजात माने जाते थे, यानी कि सबसे बड़े कुलीन माने जाते थे। बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह
विस्तृत जागीरें थी और वे शानदार महलों में रहते थे। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीत कहते थे। दोस्तों, अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिए जाने वाला दान भी आय का एक हिस्से का स्रोत था। इस तरह जो चर्च था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था और कुछ महत्वपूर्ण रचनें सामंती कुलीनों की नकल थी। प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटने के बल झुकना नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीकों का नकल था। इसी प्रकार ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण था, जिसके द्वारा सामंती संस्कृति चर्च के उपासना कक्षा में प्रवेश करने लगी। इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक सामंती रीति रिवाजों और तौर तरीकों को चर्च की दुनिया में अपना लिया गया। अब हम यहाँ पर भिक्षु की बात करेंगे। भिक्षु कौन होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, आपने अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो। जो साधु संत होते हैं जो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं, शांति का संदेश देते हैं, वे भिक्षु कहलाते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे। चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाई की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच में नगरों और गांवों में रहते थे, एकांत जिंदगी में जीना पसंद करते थे, वे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री कहा जाता था। मोनेस्ट्री मठ थे और जो अधिकतर मनुष्यों की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। मोनेस्ट्री की बात कर ले तो मोनेस्ट्री ग्रीक भाषा का शब्द है जो मोनेस से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। दोस्तों, दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में से एक मठ 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट्स था और दूसरा 910 में बरगंडी में स्थापित क्लूनी था। भिक्षु अपना सारा जीवन औवे में रहने और समय प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक समूह में लगाने का व्रत लेते थे। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्री दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को मॉन्क तथा स्त्रियों को नन कहा जाता था और आज भी ऐसा ही सिस्टम इनका चलता है। 10-20 पुरुष स्त्रियों के छोटे छोटे समुदायों से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए, जिससे बड़ी इमारतें और भू-जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज के अस्पताल से संबंध थे। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया। आवेश हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ थे जिसने चर्च की प्रार्थनाओं को सामुदायिक गायन की प्रथा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह जिन्हें फ्रायर कहते थे, उन्होंने मठ में न रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाते थे। ये चर्च आप देख सकते हैं इंग्लैंड के फर्नबरो सेंट माइकल की बेनेडिक्ट्स आवे। बेनेडिक्ट्स मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तिका होती थी जिसमें नियमों के 73 अध्याय थे और उनका ये पालन करना पड़ते थे। जैसे कुछ नियमों की बात करें तो अध्याय 6 में लिखा है भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी कभी ही दी जानी चाहिए। अध्याय 7 में विनम्रता का अर्थ है आज्ञा पालन। अध्याय 33 में लिखा है किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। अध्याय 47 में लिखा है जो मेरे और आपके लिए भी है दोस्तों, आलस्य आत्मा का शत्रु है, इसलिए भिक्षु और भिक्षुणियों को निश्चित समय में शारीरिक श्रम और निश्चित घंटे पर पवित्र पाठ करना चाहिए। हमें पवित्र पाठ तो नहीं करना है, हमें निश्चित समय में निश्चित घंटों में पढ़ाई करना है। 14वीं सदी तक आते आते मठ के महत्व और उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएं व्याप्त होने लगी। इंग्लैंड में लेलैंड की कविता पियर्स प्लाउमैन 1360 से 1370 इनका समयकाल रहा। मैं कुछ भिक्षुओं ने के आरामदायक एवं विलासितापूर्ण जीवन की साधारण कृषकों, गडरियों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से तुलना की गई। इसमें भी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी और जिसमें भिक्षुणी
यानी कि नन और भिक्षु यानी कि मॉन्क और फ्रायर का हास्यपद चित्रण किया गया। अब ये हास्यपद चित्रण हमें देखना है। कहाँ, यही है क्या? अच्छा, ये बॉक्स पे है। इसके बाद चर्च और समाज की बात करें तो 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया। इस तिथि की गणना सौर पंचांग के आधार पर की गई थी। ईस्टर ईसा के सूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, परंतु उसकी तिथि निश्चित नहीं थी क्योंकि इसने चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्यौहार का स्थान स्थान ले लिया था, जो लंबी सर्दी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। परंपरागत रूप में उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करता थे। ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसे जारी रखा, पर अब दे उसे ग्राम के स्थान पर पेरिस एक पादरी की देखरेख में आने वाले क्षेत्र को परस कहते थे कहने लगे। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों पर बड़े बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं पर जाते थे। दोस्तों, यहाँ पर आगे जो तीसरा वर्ग है, किसान, स्वतंत्र और बंधक। यहाँ पर अगर सच कहूँ तो वैसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं ईमानदारी से बता दूँ तो अब मैं इस वीडियो को रोकूँगा और फिर बाद में एडिट करके दूसरे वीडियो को जोड़ दूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा सुस्त लुस्त हो गया हूँ। तो 5-10 मिनट थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ, फिर पूरी एनर्जी के साथ में आगे बढ़ूँगा। आप तो आगे बढ़ते जाइए, अगर आपके अंदर एनर्जी है, नहीं तो आप भी वीडियो को पॉज कीजिए और पानी आनी पीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होजिए और फिर पढ़िए। क्योंकि पढ़ाई आप 24 घंटे भी पढ़िए ना, कोई मतलब नहीं है अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे टॉपर कहते हैं कि भाई साहब मैं तो सिर्फ 6 घंटे पढ़ता था, कोई कहता मैं 7 घंटे पढ़ता था, और कोई टॉपर तो ये कहता है कि मैं 18 घंटे भी पढ़ता था। अब आपके माइंड के ऊपर है कि आप चीज़ों को कितनी जल्दी ले रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं मोबाइल चलाऊँ, ये करूँ वो करूँ और 8 घंटे पढूँ और फिर बाकी की पढ़ाई में रात में 2-2 बजे तक जाकर पढूँ और सोऊँ सिर्फ 3-4 घंटे और फिर ये सोचूँ कि मैं ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो गलती आपकी है। इसलिए शरीर को आराम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप रिलैक्स माइंड में रह सकें और अच्छे से पढ़ सकें। तो मैं तो चला रिलैक्स माइंड में, आप वीडियो में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तीसरा वर्ग किसान, स्वतंत्र और बंधक, इनके विषय में अब हम बात करते हैं। अब हम लोगों के उस विशाल समूह की चर्चा करेंगे जो पहले 2 वर्गों का भरण पोषण करते थे। काश्तकार 2 तरह के होते थे, स्वतंत्र किसान और सर्फ, जिन्हें हिंदी में कृषिदास कहा जाता है। सर्फ अंग्रेजी की क्रिया टू सर्व से बना हुआ है। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था, वर्ष में कम से कम 40 दिन। कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 दिन या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाले उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष कहते थे, सीधे लॉर्ड के पास जाता था। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम कार्य जैसे गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना, बाड़ बनाना और सड़कें व इमारतों की मरम्मत करने की भी उम्मीद की जाती थी। और इनके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों व बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे सूत काटते, कपड़ा बुनते, मोमबत्ती बनाते और
लॉर्ड के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकालकर मदिरा तैयार करते थे। इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष कर टैली था जो जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे। पादरी और अभिजात्य वर्ग इस कर से मुक्त थे। कृषिदास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों का पर कृषि करते थे वे लॉर्ड के स्वामित्व में थे, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी, इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड कई तरह के एकाधिकार का दावा करते थे, हालांकि इससे कृषिदासों को हानि हो सकती थी। सर्फ केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा संपीड़क में ही आवासन मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषिदास को किसके साथ विवाह करना चाहिए और फिर कृषिदास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु इसके लिए वह शुल्क लेता था। दोस्तों, इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड क्या कर रहा था इस समय पर? बबुआ देखते हैं इंग्लैंड के विषय में। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी से हुआ। 6ठी सदी में मध्य यूरोप से एंजिल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड देश का नाम एंजिलैंड का रूपांतरण है। 11वीं सदी में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण प्रायः युद्ध होते रहते थे। विलियम प्रथम ने भूमि नपवाई, उसके नक्शे बनवाए और उसे अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिया। यही लॉर्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए थे, जिनसे वह सैन्य सहायता की उम्मीद करता था। वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य करते थे। शीघ्र ही वे नाइटों को और कुछ भूमि उपहार में देने लगे, जिनसे वे उसी प्रकार सेवा की आशा रखते थे जैसी वे राजा की करते थे। किंतु वे नाइटों का अपने निजी युद्धों के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस पर इंग्लैंड में प्रतिबंध था। एंग्लो सैक्सन कृषक विभिन्न स्तरों के भूस्वामियों के काश्तकार बन गए। 13वीं सदी यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। 13वीं सदी के इंग्लैंड के हैवर्स दुर्ग को आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, जो इंग्लैंड के जो अभी वंशज चल रहे हैं, वो जो अभी राजा रानी वहाँ के होते हैं, वो इन्हीं विलियम प्रथम के उत्तराधिकारी हैं। सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों पर अब हम बात करते हैं आगे। इसके बाद हम पर्यावरण पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 11वीं सदी से यूरोप में गर्माहट का दौर शुरू हो गया और औसत तापमान बढ़ गया, जिससे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषकों को कृषि के लिए अब लंबी अवधि मिलने लगी। मिट्टी पर पाले का असर कम होने के कारण आसानी से खेती जा सकती थी। पर्यावरण इतिहासकारों का कहना है कि इससे यूरोप के अनेक भागों के वन क्षेत्रफल में उल्लेखनीय कमी हुई। फलस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ। भूमि का उपयोग ये किस प्रकार करते थे, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। प्रारंभ में कृषि प्रौद्योगिकी बहुत आदिम किस्म की थी। कृषक को मिलने वाली यांत्रिक मदद केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाले लकड़ी का हल था। यह हल केवल पृथ्वी की सतह को खुरच ही सकता था। यह भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह से बाहर
पूरी तरह से बाहर निकाल पाने में असमर्थ ही था। इसलिए कृषि और अत्यधिक परिश्रम इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। भूमि को प्रायः 4 वर्ष में एक बार हाथ से खोदा जाता था और उसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। साथ ही फसल चक्र के एक प्रभावहीन तरीके का उपयोग हो रहा था। भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग में शरद ऋतु में सर्दी व गर्मी में बोया जाता था, जबकि दूसरी भूमि को परती या खाली रखा जाता था। अगले वर्ष परती भूमि पर राई बोई जाती थी, जबकि दूसरा आधा भाग खाली रखा जाता था। इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की उर्वरता का धीरे धीरे ह्रास होने लगा और प्रायः अकाल पड़ने लगे। दीर्घकालिक कुपोषण और विनाशकारी अकाल बारी बारी से पड़ने लगे और जिससे गरीबों के लिए जीवन अत्यंत दुष्कर हो गया। इन कठिनाइयों के बावजूद लॉर्ड अपनी आय को अधिकतम करने के लिए उत्सुक रहते थे। हालांकि भूमि के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए कृषकों को मैनरों की जागीर की समस्त भूमि को कृषिगत बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था और इस कार्य को करने के लिए उन्हें नियमानुसार निर्धारित समय से अधिक समय देना पड़ता था। कृषक इस अत्याचार को चुपचाप नहीं सहते थे। चूंकि वे खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। वे अपने खेतों पर कृषि करने में अधिक समय लगाने लगे और उस मेहनत का अधिकतर उत्पाद अपने लिए रखने लगे। वे बेगार करने से बचने लगे। चारागाहों व वन भूमि के कारण उनका उन लॉर्डों के साथ विवाद होने लगा। लॉर्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे, जबकि कृषक इसको संपूर्ण समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली साझा संपदा मानते थे। नई कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि अब नए तरह के उपकरणों का विकास होने लगा था। अब जो हल थे वो अब लोहे के बनने लगे थे और साथ ही साथ जोतने के तरीके में बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर सुधार हो गया था। साथ ही साथ फसल चक्र को भी इन्होंने सुधारा था। कृषक अपनी जोतों को 3 खेतों में बांट सकते थे। वे मानव उपभोग के लिए एक खेत में शरद ऋतु में गेहूँ या राई बो सकते थे, दूसरे में बसंत ऋतु में मनुष्यों के उपभोग के लिए मटर, सेम और मसूर तथा घोड़े के लिए जौ और बाजरा बो सकते थे। तीसरे खेत परती यानी कि खाली रखा जाता था। प्रत्येक वर्ष में तीनों खेतों का प्रयोग बदल बदल कर सकते थे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन्होंने एक बड़ा सुधार लेकर आ गए थे ये, और इन प्रौद्योगिकियों ने बहुत ज़्यादा विकास को आगे किया। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 1270 और 1320 के बीच कृषि मूल्य 2 गुने हो गए थे। कितने? 2 गुने हो चुके थे। अब यहाँ पर हम चौथे वर्ग में क्या आ सकता है। हमने तो अभी तक 3 ही वर्ग की बात किए हैं और ऊपर अध्याय में भी 3 ही वर्ग थे, पादरी, अभिजात और जो सामंत थे वो यहाँ पर जो किसान थे छोटे वाले, उनकी बात हमने कर ली थी। अब चौथा वर्ग यहाँ पर से कहाँ से आ गया? तो चौथा वर्ग जो नगरवासी थे, जिन्हें चौथे वर्ग के रूप में आप समझ सकते हैं। कृषि विस्तार के साथ ही उससे संबद्ध 3 क्षेत्र जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या जो सन 1000 में लगभग 420 लाख थी, यानी कि 42 लाख के आसपास थी, बढ़कर 1200 में 62 लाख के आसपास और 1300 में 730 यानी कि 73 लाख के पास पहुंच गई। बेहतर आहार एवं लंबी जीवन अवधि था। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों और बालिकाओं की जीवन अवधि छोटी होती थी, क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे, महिलाओं को पता नहीं क्यों नहीं देते थे।
दोस्तों यहाँ पर नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है, एक प्रसिद्ध कहावत है। नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है, एक प्रसिद्ध कहावत थी। स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषिदास भागकर नगरों में छिप जाते थे। अपने लॉर्ड की नज़रों से एक वर्ष व एक दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो स्वतंत्र कृषक या भगोड़े कृषिदास थे, जो कार्यों की दृष्टि से अकुशल श्रमिक थे। दुकानदार और व्यापारी बहुतायत में थे। बाद में विशिष्ट कौशल वाले व्यक्ति भी यहाँ शामिल हो जाते हैं। रैम्स फ्रांसीसी कैथेड्रल नगर 17वीं सदी का एक नक्शा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आर्थिक संस्था का आधार इनकी एक श्रेणी थी, गिल्ड थी। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी रूप में संगठित था और ये हमेशा ऐसा होता ही रहता है और ये श्रेणियां सभागार का अंग थी। 11वीं शताब्दी में आते आते और डेवलपमेंट होता है और नवीन व्यापार मार्गों विकसित होते हैं। स्कैंडिनेवियन के व्यापारी वस्त्र के बदले में फर और शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिण की समुद्र यात्रा करते थे और अंग्रेज व्यापारी रागा बेचने के लिए आते थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा था। पहले दस्तकारों को एक मेनर से दूसरे मेनर में जाना पड़ता था, पर अब उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान लगा जहां वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके और फिर अपनी आजीविका के लिए उनका व्यापार हो सके। जैसे जैसे नगर और की संख्या बढ़ने लगी और व्यापार का विस्तार होता गया, नगर के व्यापारी अधिक अमीर और शक्तिशाली होने लगे और अभिजात्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। अब हम यहाँ पर कैथेड्रल नगर की बात करेंगे क्योंकि इसका मैप यहाँ पर जो कैथेड्रल नगर का मैप यहाँ पर बताया गया है। अब उस नगर की कहानी यहाँ पर बताई गई है जिसे ध्यान से सुनना है। चलिए सुनते हैं। चर्चों को दान देना अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। 12वीं सदी से फ्रांस में कैथेड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा था, यानी कि जो बड़े चर्च होते थे उन्हें कैथेड्रल कहते थे। यद्यपि वे मठों की संपत्ति थे, पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनके निर्माण में सहयोग दिया। कैथेड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथेड्रल के आसपास के क्षेत्र और अधिक बस गए और ये हमेशा होता ही रहता है कि जहाँ पर भी धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर नगर बस जाता है। दोस्तों जैसे हम वाराणसी की बात कर लें, अयोध्या या फिर कांचीपुरम की, मतलब कि भारत में भी ऐसा इतिहास रहा कहीं भी जहाँ पर धार्मिक इमारतें स्थित होती है वहाँ पर नगरों का बसना ज़रूरी हो जाता है। 14वीं सदी के संकट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमे पड़ गया। ऐसे 3 कारकों की वजह से हुआ। उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। तूफानों और सागरीय बाढ़ों ने अनेक फार्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को करों द्वारा आमदनी हुई। 13वीं सदी के पूर्व की अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल और चारागाह की भूमि में बदल गए, परंतु गहन जुताई ने फसलों के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र के प्रचलन के बावजूद भूमि को कमजोर बना दिया। उचित भू संरक्षण के अभाव में ऐसा हुआ था। चारागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आ गई। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए, जिसका तात्कालिक परिणाम था अकाल। 1315 से 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इसके पश्चात 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौत हुई। यहाँ पर दोस्तों जो आगे समय आता है
जैसे जो व्यापार वाणिज्य करने वाले लोग थे, मिस्र जो था ना, अफ्रीका, वहाँ पर फैल गया था प्लेग। अब जे वहाँ से व्यापार करके आए तो साथ में प्लेग लेके आ गए, अपने साथ बियोबिनिक प्लेग लेके आ गए। अब इससे ये हुआ कि यहाँ पर अब समस्या बन गई, प्लेग ही प्लेग फैल गया। 1337 और 1350 के मध्य इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित रहे। इस कारण यूरोप की आबादी का 20% भाग इसमें काल कवलित हो गया, यानी कि 20% लोग मर गए। और जबकि कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या वहाँ की कुल संख्या में से 40% तक थी। मतलब अगर किसी गांव में 1000 लोग रह रहे हैं तो 1000 में से 400 लोग मर गए। मतलब ये बहुत ज़्यादा चौंकाने और डराने वाले आंकड़े थे। इस प्लेग के पश्चात 1360 और 1370 में प्लेग की अपेक्षाकृत छोटी घटनाएं हुई। यूरोप की जनसंख्या 1300 में 750 लाख 730 लाख से घटकर 1400 में 450 लाख हो गई। मतलब बताओ भैया, आधी से आधी जनता एक प्रकार से इनकी मर गई। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सामाजिक जो असंतोष की बात करें तो इन समस्याओं से निपटने के लिए लॉर्ड और जो राजा थे उनके प्रयास बहुत कम थे, इसलिए सामाजिक असंतोष फैलना तो स्वाभाविक ही था ना। इस तरह लॉर्डों की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई। मजदूरों की दरें बढ़ने तथा कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट ने अभिजात वर्ग की आमदनी को घटा दिया। निराशा में उन्होंने उन धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ दिया जिसे उन्होंने हाल में ही बनाया था, और उन्होंने पुरानी सेवाओं को फिर से प्रचलित कर दिया। इसका कृषकों, विशेषकर पढ़े लिखे और समृद्ध कृषकों द्वारा हिंसक विरोध किया गया। 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में, 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किया। यद्यपि इन विद्रोहों का क्रूरतापूर्वक दमन किया गया, पर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये सर्वाधिक हिंसक तरीके से उन स्थानों पर हुए जहाँ पर आर्थिक विस्तार के कारण समृद्धि हुई थी। यह इस बात का संकेत था कि कृषक पिछली सदियों में हुए लाभों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तीव्र दमन के बावजूद कृषक विद्रोह की तीव्रता ने यह सुनिश्चित कर दिया कि पुराने सामंती रिश्तों को पुनः लादा नहीं जा सकता। धन अर्थव्यवस्था काफ़ी अधिक विकसित थी और जिसे पलटा नहीं जा सकता। इसलिए यद्यपि लॉर्ड विद्रोह का दमन करने में सफल रहे, परंतु कृषकों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि दासता के पुराने दिन भी फिर से नहीं देखेंगे। अब 11वीं से 14वीं शताब्दियों के मध्य इंग्लैंड में क्या क्या हो रहा था देखो। 1066 में नॉर्मन लोगों की एंग्लो सैक्सनी लोगों को हराकर इंग्लैंड पर विजय हुई। 1100 के पश्चात फ्रांस में कैथेड्रलों का निर्माण हुआ। 1315 से 17 के दौरान यूरोप में महान अकाल पड़ा। अब बताओ, अकाल जैसी चीज़ को भी ये महान बोल रहे हैं यार, कैसे लोग हैं। 1348 से 50 बियोबोनिक प्लेग। 1338 से 1461 के दौरान इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 100 वर्षीय युद्ध। 1381 में कृषकों के विद्रोह। दोस्तों, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो रानी एलिजाबेथ है यहाँ पर खड़ी हुई है। ये यहाँ पर अपने पति के साथ में 16वीं शताब्दी के टाइम पर देखो पिकनिक मनाती हुई आपको नज़र आ जाएंगी। ये भाई साहब इनकी पिकनिक चल रही है। और आपको बता दूं कि इसी समय पर भारत में कौन शासन कर रहे थे, तो इसी समय पर भारत में शासन कर रहे थे सम्राट अकबर। अब पढ़ते हैं इसको, राजनीतिक परिवर्तनों को। ओके, राजनीतिक हलकों में हुए विकास सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ साथ होते रहे। 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक एवं वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। यूरोप के लिए उनके द्वारा बनाए गए नए शक्तिशाली राज्य
उस पर होने वाले आर्थिक बदलावों के समान ही महत्वपूर्ण थे। इसी कारण इतिहासकार इन राजाओं को नए शासक कहने लगे। फ्रांस में लुई 11वें, ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और स्पेन में इसाबेल और फर्डिनेंड जिन्हें कुछ शासक थे जिन्होंने संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक स्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू किया। स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार की नई संभावनाओं की शुरुआत की। 12वीं और 13वीं सदी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन इन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। जागीरदारी और तानाशाही वाली सामंत प्रथा के विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दिया। शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और उसके स्थान पर बंदूकों और बड़ी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी। अभिजात वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े हो गया। दोस्तों, नए शासकों की बात करें तो 1461 से 1559 तक फ्रांस में नए शासक रहे। 1474 से 1556 तक स्पेन में नए शासक और 1485 से 1547 तक इंग्लैंड में नए शासकों का दौर रहा। दोस्तों, राजसत्ता के विरुद्ध हुए विद्रोह जिनमें 1497, 1536, 1548, 1549 और 1553 के विद्रोहों का दमन कर दिया गया। फ्रांस में लुई, अब ये लुई कौन सा वाला है भाई? लुई 11वां है शायद, लुई 11वां। 1461 से 1483 को ड्यूक लोगों और राजकुमारों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। अवरकोटी के अभिजातों और अधिकतर स्थानीय सभाओं के सदस्यों ने भी अपनी शक्ति के जबरदस्ती हड़पने का विरोध किया। 16वीं सदी में फ्रांस में होने वाले धर्म युद्ध कुछ हद तक शाही सुविधाओं और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच संघर्ष थे। अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक चतुरतापूर्ण परिवर्तन किया। नए शासन व्यवस्था के विरोधी रहने के स्थान पर उन्होंने जल्दी ही अपने को राजभक्तों में बदल दिया और इसी कारण से शाही निरंकुशता को सामंतवाद का परिष्कृत रूप माना जाता है। वास्तव में लॉर्ड्स जैसे व्यक्ति जो सामंती प्रथा के शासक थे, राजनीतिक परिदृश्य पर अभी भी छाए रहे। उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में स्थायी स्थान दिए गए, परंतु नई शासन व्यवस्था कई महत्वपूर्ण तरीकों से अलग थी। शासक अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था, बल्कि जहां राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता टिकी थी, वहां अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र के केंद्र बिंदु थे। सभी राजतंत्र, चाहे वे कितने भी कमजोर या शक्तिशाली हो, उन व्यक्तियों का सहयोग चाहते थे जिनके पास सत्ता हो। धन इस प्रकार के सहयोग को सुनिश्चित करने का साधन बन गया। समर्थन धन के माध्यम से दिया और प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए धन गैर अभिजातों वर्गों जैसे व्यापारियों और साहूकारों के लिए दरबार में प्रवेश करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। वे राजाओं को धन उधार देते थे, जो इसका उपयोग सैनिकों के वेतन के लिए करते थे। शासकों ने इस प्रकार राज्य व्यवस्था में गैर सामंती तत्वों के लिए स्थान बना दिया। फ्रांस और इंग्लैंड का बाद का इतिहास इन शक्ति संरचनाओं में हो रहे परिवर्तनों से बनना था। 1614 में बालक शासक लुई 13वें ने शासन
काल में फ्रांस की, अभी कौन सा यार पता नहीं मुझे, फ्रांस की परामर्श दादरी सभा जिसे एसेट्स जनरल कहते थे, जिसके 3 सदस्य थे जो 3 वर्गों पादरी अभिजात तथा अन्य का प्रतिनिधित्व करते थे, का एक अधिवेशन हुआ। इसके पश्चात 2 सदियों 1789 तक इसे फिर नहीं बुलाया गया, क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपनी शक्ति बांटना नहीं चाहते थे। इंग्लैंड में जो हुआ वह बहुत अलग था। नॉर्मन विजय से भी पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी। कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। यह आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुई, जिसमें हम आगे देखते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड जिसके सदस्य लॉर्ड व पादरी थे, व हाउस ऑफ कॉमन्स जो नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, शामिल थे। चार्ल्स प्रथम 1629 से 1640 ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्षों तक शासन किया। एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ने पर वह उसे बुलाने को बाध्य हुआ तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में हो गया और बाद में उसे प्राणदंड देकर गणतंत्र की स्थापना की गई। परंतु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाई। राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई, परंतु इस शर्त पर कि अब पार्लियामेंट नियमित रूप से बुलाई जाएगी। वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्रीय सरकार है और इंग्लैंड में राजतंत्रात्मक गणतंत्र है। इसका कारण यह है कि 17वीं सदी के बाद दोनों राष्ट्रों के इतिहास ने अलग अलग दिशाएं अपनाई। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इस अध्याय में समझने का प्रयास किया पादरी, अभिजात और जो किसान वर्ग थे, साथ ही साथ हमने यूरोप की स्थिति को भी समझने का प्रयास किया। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, पक्षी अपने बच्चों को घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।